चलिए ठीक है। आपका ये अंक 10 है। ठीक है, परफेक्शन आई इसका, वॉल्यूम 10। और हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 1 से 20 तक के प्रश्नों के पिछले वीडियो में कवर किया गया था। अभी जो है सो हम लोग देखेंगे 21 से। ठीक है, चलिए क्या है। एयरबस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है, एयरबस क्या है? तो एयरबस फ्रांस की कंपनी है, जो कि क्या बनाती है पता ही है, प्लेन बनाती है मुख्यतः एयरबस। ठीक है, तो एयरबस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय ने दिल्ली में, ठीक है ध्यान रखना है, दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, नई दिल्ली में द्वारका में स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कार्यरत से पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में अग्रणी एयरलाइनों के साथ साथ एयरबस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मतलब क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर में नेपाल से 4 और भूटान से 4 प्रतिभागी भी शामिल होंगे। ठीक है, मतलब नेपाल से कितने ट्रेनी आ रहे हैं? तो चार। 4, और भूटान से भी 4 आ रहा है। ठीक है, चार। तो आपको ध्यान में रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला परीक्षण कार्यक्रम में कौन सहयोग कर रहा है? एयरबस कर रहा है। ठीक है, एयरबस कहाँ की कंपनी है? फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, ध्यान में रखना, एयरबस जो है फ्रांस की कंपनी है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बनाती है एयरबस? तो प्लेन बनाती है। ठीक है, चलिए, जैसे बोइंग जो है ना, बोइंग वो भी फ्लाइट बनाती है, वो यूएसए की कंपनी है, उसी तरह एयरबस भी है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे आगे। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये राष्ट्रीय, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? तो ये दिल्ली दिल्ली में में। हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का क्या किया है? शुभारंभ किया है। ठीक है, तो कहाँ पे शुभारंभ किया गया है डिजिटल शक्ति केंद्र का? तो नई दिल्ली में। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को साइबर सुरक्षा ज्ञान में सशक्त बनाना है। ठीक है, मतलब उनको इम्पावरमेंट करना है। ठीक है, साथ में शिकायत पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करना और एक डिजिटल, ठीक है, वातावरण भी बनाना है। ये केंद्र व्यापक साइबर सुरक्षा, व्यवहारिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और साइबर अपराध पीड़ितों को मतलब क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र क्या किया है? शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को साइबर के क्षेत्र में क्या बनाना है? उनको सशक्त बनाना है। ठीक है, एनसीडब्ल्यू 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान के माध्यम से इन अपराधों के निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, रेखा शर्मा बदल गई है। कौन बनी है, बता सकते हैं कौन है? रेखा शर्मा तो अब नहीं है, ये बदल गई है, ध्यान में इसको रखना है। एक बार चेक कर लीजिए सो कौन है अभी। ठीक है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, चेक कर लीजिए, रेखा शर्मा चेंज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मैत्री अनुदान की घोषणा की। ठीक है, तो मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए जाने वाले अनुदानों में टिकाऊ विनिर्माण, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण अनुसंधान, कलात्मक परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, अब देखेंगे ये 5 मैत्री अनुसंधान है, क्या क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया भारत 5 मैत्री अनुसंधान, कृषि व्यवसाय, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा परिवर्तन, उन्नत विनिर्माण में अवसरों की मतलब क्या करेंगे? खोज करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत समंद्र केंद्र, ऑस्ट्रेलिया भारत समंद्र केंद्र, यह केंद्र पैरामटा में अपना मुख्यालय स्थापित करने वाला है। इस केंद्र के जरिए ऑस्ट्रेलियाई हितधारकों को भारत के विकास के अवसरों को भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, ऑस्ट्रेलिया ने किसके लिए किया है? तो भारत के साथ मैत्री अनुदान की क्या की है? घोषणा की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग ध्यान में रखते हैं, इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला जीआई टैग अंजीर का जूस जो है पोलैंड को निर्यात किया गया है। ठीक है, जीआई के बारे में आप लोग जानते हैं, फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यही होता है ना जीआई का यस। मतलब। ठीक है, तो इसका जो अंजीर का जो जूस जो है, ठीक है, इसको कहाँ पे भेजा गया है? पोलैंड को पोलैंड। भेजा गया है। ठीक है,
जीआई के बारे में था बता देता हूँ। सबसे पहले 1999 में जीआई टैग से संबंधित एक्ट आता है। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया जाता है 2004 में दिया जाता है। ये दार्जिलिंग टी को दिया गया था। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग ठीक। दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है। देखेंगे पुरंदर, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड को कर रही है। ठीक है। कंपनी वैश्विक मंच पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया 2023 अभियान का लाभ उठा रही है। भारत में सबसे बेहतरीन अंजीरों में से एक माने जाने वाला पुरंदर के अंजीर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है। पुरंदर के अंजीर को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। ये भारत में सबसे बेहतरीन अंजीर माना जाता है। ठीक है। एक जीआई कमोडिटी है जो अपने मीठे स्वाद, आकार और पोषण संबंधी लाभों के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो पुरंदर के अंजीर को जीआई टैग मिला है। इस अंजीर के जूस का निर्यात कहां पे किया गया? तो क्या बताएंगे? पोलैंड। पोलैंड को किया गया। कहां पे? पोलैंड को किया गया है। ठीक है। एक भारत एक टिकट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भारत एक टिकट पहल की शुरुआत हुई। ठीक है। वन नेशन वन टिकट। देखेंगे यहाँ पे भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने का सहयोग समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे और नमो भारत ट्रेनों में यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। प्रत्येक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको आरआरटीएस कहते हैं, कि टिकट के लिए एक अद्वितीय क्यूआर कोड तैयार किया जाएगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स आरक्षण पर्ची पर सुविधाजनक रूप से प्रिंट कर दिया जाएगा, मतलब मुद्रित कर दिया जाएगा। ठीक है। यह कोड यात्रा तिथि के विकल्प के आसपास 4 दिनों के लिए वैध होगा। ठीक है। तो ये मतलब क्या? भारतीय रेलवे को किससे जोड़ना है? तो किससे जोड़ना है? तो ध्यान, आरआरटीएस के साथ इनको जोड़ना है। आरआरटीएस क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है। ठीक है। मतलब कम दूरी तय करने वाली एक तरह का ट्रेन ही होता है। ठीक है ना, ध्यान में इसको रखना है। तो उसको जोड़ेंगे किनके साथ? भारतीय रेलवे के साथ। इसलिए कौन सी पहल आई गई है? एक एक भारत भारत एक टिकट। एक टिकट पहल। ठीक है। इंपोर्टेंट, बिल्कुल। एफओजी इंडिया डे, ठीक है, एफओजी इंडिया डे का इंडिया डे परेड और मेला 2024, ठीक है, 32वें ग्लोबल इंडिया डे परेड महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में किया गया। ठीक है। किसका? इंडिया डे परेड महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में किया गया। ठीक है। क्या है? तो इसका आयोजन ग्लोबल फेडरेशन और उत्तरी कैलिफोर्निया इंडो अमेरिकन फेडरेशन के द्वारा किया गया। आदर्श वाक्य क्या है? तो अमेरिकी स्वप्न को साकार करना। ठीक है। मतलब फुलफिल द अमेरिकन ड्रीम। साथ ही मूल देश की मजबूत जड़ और संस्कृति को भी मतलब क्या करना है? सम्मान करना। इस पर भारत ने कैवा स्वतंत्रता दिवस मनाया 2024 में? हमारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो 78, ठीक है, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार कैवी बार तिरंगा झंडा को फहराया। तो क्या बताएंगे? 11वीं बार। ठीक है। 11वीं बार तिरंगा झंडा को मोदी जी को फहराने का सौभाग्य मिल गया है। ठीक है। और टोटल अगर बात करेंगे तो मोदी जी 15 बार तो फहरा ही लेंगे। ठीक है। 11 बार और हो गया, 4 बार कम से कम और, तो 15 बार का तो नीतीश इनका हो कुमार जाएगा। पढ़े ठीक थे है। सर 18वीं बार ना ध्यान में रखना। बिहार में। नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे तो ऐसा वैसा तो स्टेट के कितने मुख्यमंत्री है। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की बात हो रहा है तो आप, ठीक है, कहाँ का तुलना कहाँ से क्यों कर देते? प्रधानमंत्री तुल, मुख्यमंत्री में आपको अंतर नहीं दिखता है? तुलना नहीं सर कर रहे हैं। याद वो जो चलिए, बताए थे ना यहाँ 18वीं पे बार, आपको इसीलिए ध्यान में याद ये आया। रखना है। नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात, जो टॉपिक पर है उसी टॉपिक पे नहीं, ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट ये है कि सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री ने झंडा तोलन किया है। ठीक है। तो सबसे अधिक बार नेहरू जी। ठीक है। नेहरू जी कितना बार? 17 बार। ठीक है। इंदिरा गांधी 16 बार। मोदी जी 11वीं 11। बार। ठीक है। तो मोदी जी तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो सबसे अधिक बार 18 बार किन्होंने किया? सॉरी, 17 बार किन्होंने किया? JL नेहरू। ठीक है। तो ध्यान में रखना है बिल्कुल। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 1947 से लेके 1964 तक रहे थे ना नेहरू जी प्रधानमंत्री, बात 1947 से लेके 1964 तक।
ठीक है, 64 तक, 27 में 1964 को उनका देहांत होता है और प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनका देहांत होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तब लाल बहादुर प्रधानमंत्री शास्त्री। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में, ठीक है, 2047 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने शिक्षा, रक्षा और वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए, ठीक है, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया मोदी जी के द्वारा? ठीक है, 2047। 2047 तक। और स्वतंत्रता दिवस का थीम जो है, जो कि 2024 में था, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत एट द रेट 2047। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। आसियान भारत फेलोशिप शुरू हो गया है। ठीक है, भारत सरकार ने दिल्ली में कृषि एवं संबंध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान भारत फेलोशिप का शुभारंभ किया। ठीक है, फेलोशिप क्या होता है? तो एक तरह का छात्रवृत्ति जैसा ही होता है, हालांकि इसमें रिसर्च करने के लिए आपको बड़े अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ कृषि संबंधों को बढ़ावा देना है। और कृषि मंत्री हमारे कौन है? तो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 2024-25 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों में आसियान देशों में 50 छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शामिल होंगे। ठीक है, मतलब इसको मास्टर इन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यह फेलोशिप आसियान भारत कोष द्वारा प्रदान किया जाएगा। आसियान एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहां से प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स के। आसियान में कितने सदस्य हैं? 10। 10 है। ठीक है, ध्यान रखना है। 11वां आई थिंक इसको मिल गया दिल्ली के रूप में। ठीक है, इसमें बुरनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। इसका एम आई नॉट रॉन्ग 11th मेंबर की बात करेंगे, इसका दिल्ली है। एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म करके बता दीजिए। ठीक है, तो टोटल सदस्य कौन कौन है? 10 है। आसियान में क्या है, कितने सदस्य है? 10 सदस्य है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ठीक है, एशियन। फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का? एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ ऑफ साउथ ईस्ट साउथ एशियन ईस्ट रीजन। एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तिमोर मेंबर लिस्ट कितने हैं सही है इसमें? सर। 11 कंट्री ठीक है, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट है, जिसकी राजधानी दिल्ली। ठीक जी। है, हाँ, जिसकी राजधानी दिल्ली है ना, तिमोर लिस्टे की। ठीक है, यस वही सर। दिल्ली दिल्ली मुझे याद आ रहा था। तो 11 सदस्य जो है इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे 10 ही है। एम आई नॉट रॉन्ग, इसकी स्थापना आई थिंक 1967 के आसपास हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे भारतमाला परियोजना का संबंध। भारतमाला परियोजना का पहला चरण 27-28 तक पूरा पूरा हो जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे प्रीलिम्स का बनता है, कैसे भारतमाला योजना जो है, फिर भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है, सड़क परिवहन से। ठीक है, क्या करना है? सड़कों का विकास करना है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़कों के विकास से। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतमाला परियोजना का चरण 1 के 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतमाला का पहला चरण 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 550 से अधिक जिलों में कुल 34,800 किलोमीटर राजमार्गों को कवर करती है। कब शुरू की गई थी भारतमाला परिवहन परियोजना? तो भारतमाला योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अम्ब्रेला परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारतमाला परियोजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हमारा सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो कहां पे बन रहा है? तो दिल्ली सरकार ने बसंत विहार में देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने जा रही है। कहां पे? बसंत विहार में। कहां पे बनाएगी? बसंत विहार में। ये 5 एकड़ में फैला होगा। इसका निर्मित क्षेत्रफल कितना होगा? 7.6 लाख वर्ग फीट होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस कहां पे बनने जा रही है? दिल्ली के बसंत विहार। बसंत विहार में। ठीक है, कितने बसें लग सकती है? तो 434 बसें लग सकती है एक साथ। ठीक है, 230 कारें और 200 दोपहिया वाहन भी यहाँ पे पार्क किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा होगा। आईआईटी मद्रास में बनेगा जल प्रौद्योगिकी केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आईआईटी को लेकर पूछे जाते हैं।
अब जल प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करेंगे, बन रहा है तो मतलब इस वाटर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जल प्रौद्योगिकी में सबसे आगे जो देश है इजराइल है। इजराइल के पास कौन सा टेक्निक है? तो इजराइल के पास एक बहुत अच्छा टेक्निक क्या है, जो सलाइन वाटर को भी, ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइन वाटर कहने का मतलब है समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको भी पीने योग्य देश बना देता है। मतलब इनके पास इतना अच्छा टेक्निक है। तो भारत की मदद जो कर रहा है इसमें, ठीक है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने में, वो कौन सा देश कर रहा है? इजराइल। इजराइल। भारत और इजराइल के बीच एक समझौते के तहत आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच में हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य शहरी जल आपूर्ति के लिए विधायी विधायी समाधान खोज सॉरी अस्थायी समाधान खोजना है। इस समझौते पर इजरायली दूतावास, आईआईटी मद्रास, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अमृत मिशन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। जल प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्देश्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बनना है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में बनने जा रहा है जल प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसमें मदद कौन करेगा? तो ध्यान में रखना, इजराइल इसमें मदद करेगा। ठीक है, अब आते हैं देश का पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन, वहां पे जीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा, कौन सा हवाई अड्डा जो है देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा है? तो क्या बताएंगे? तो उसका नाम है दिल्ली हवाई अड्डा। ध्यान में रखना है, दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डा का और किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं ना, क्या जी बोलते हैं? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा हवाई अड्डा जहां पे जीरो कार्बन इमिशन होगा। ठीक है, मतलब कार्बन का इमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देश का, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला देश का पहला, सॉरी, करने वाला देश तथा एशिया का पहला, मतलब देश का ही नहीं पूरे एशिया में पहला हवाई अड्डा बन गया है जो कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है। ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह दर्जा स्तर 5 पर माना, मतलब 5 स्टार मतलब कैटेगरी में इनको रखा गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम आईजीआई भी कहते हैं, आईजीआई भी कहते हैं, ने शुरू में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, मतलब इनका लक्ष्य कब तक था? तो 2030 तक हम लोग क्या करेंगे? शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखेंगे। लेकिन ये समय से पहले ही मतलब इनको मतलब क्या किया? प्राप्त कर लिया। अब बताओ, मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक है? 2000 भारत का कब तक है? 2070 तक भारत का है। ठीक है, रेलवे का कब तक है? रेलवे का जी रेलवे का 2030 तक रेलवे का। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ 2000 कब तक है? 30 तक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, रेलवे का 2030 तक है। ठीक है, भारत का 2070 तक है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसने बोला था 2030 तक करेंगे, लेकिन समय से पहले ही मतलब क्या किया? उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। मुंबई शहर जो है उन्होंने बोला था 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। ठीक है, चाइना के कहना से 2060 तक हम हो जाएंगे। ठीक है, अब पूरे विश्व को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल करना है, लेकिन भारत ने बोला से नहीं 2070, कम से कम मुझे अभी वक्त लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये सारे लक्ष्य को रखा गया। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं, अब कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा तो हम लोग जो एनर्जी को यूज करते हो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं से कार्बन तो उससे होता है ना, कार्बन का इमिशन होता है। क्योंकि आप जो एनर्जी का जो यूज कर रहे हो घर में, इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज कर रहे हो कहाँ से आता है? थर्मल पावर से आता है। थर्मल पावर को कौन चलाता है भाई? कोयला चाहिए चलने के लिए। कोयला जलेगा तो क्या होगा? CO2 पैदा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है कि नहीं? उसके जगह पे हम लोग ऐसे एनर्जी का उपयोग करें जो कि मात्र कार्बन को नहीं इमिट करती है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी का यूज कर लीजिए। ठीक है, विंड एनर्जी का यूज कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लीजिए, बहुत सारा चीजें है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है।
एनपीपीएस के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और अपनी फसलों को हानिकारक प्रभावों से बचा सकेंगे। ठीक है, कीटनाशक जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कीट की पहचान कर प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाएगा। हाल में केंद्र सरकार ने 109 उपज देने वाली जलवायु अनुकूल जैव संदर्भित फसल की किस्में मतलब जारी की है। जीएमओ, जीएमओ होता है ये, मतलब क्या, जेनेटिकली क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड। जेनेटिक्स मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, इसको जीएमओ फसल कहते हैं। इसमें बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल ये सब आया है ना, कपास का किस्म में बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, डीटी ब्रिंजल कहते हैं जो कि बैगन का किस्म है। ठीक है, तो क्या होता है इनका इंपोर्टेंट क्या है, तो ये मतलब काफी अधिक मतलब क्या होते हैं ना, जलवायु अनुकूल होते हैं। ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ता है सब बाहरी जलवायु कैसी है। ठीक है, ये कीट कीट को भी अपने से दूर रखते हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे फसल मार्केट में है जो कि मतलब जैव संवर्धित हो। ठीक है, जिसको जीएमओ फसल कहते हैं। ठीक है, इनको बाहरी चीजों पे इनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। समझ रहे हैं ना। दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह 2024 संपन्न किया। विषय क्या था, सुरक्षा चौकियों पे यात्रियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का विनिवेश। इसका उद्देश्य है गैर सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों के बीच में सुरक्षा प्रोटोकॉल समझ को बढ़ाना। ठीक है, ध्यान में रखना, हमारा जो एयरपोर्ट है वहां पे सुरक्षा कौन कर देती है, कौन सुरक्षा देता है एयरपोर्ट पे। ठीक है, सीआईएसएफ। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो दूसरा विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह रखा गया है जहाँ पे लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, किस प्रकार से चीजें को, ठीक है, वो करना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से सुरक्षा को बढ़ाया जाए, इसी को लेकर आपका एक प्रोटोकॉल जो होता है सुरक्षा को लेकर, उसी को लेकर मतलब यहाँ पे एक सप्ताह सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अब आते यहाँ पे देखेंगे, दुलोन दास भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले प्रवासी बांग्लादेशी बन गए हैं। ठीक है, इंपोर्ट है, क्या नाम इनका, दुलोन दास। ध्यान में रखना, शिलचर के दुलोन दास असम से सीए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेश के पहले प्रवासी बन गए। ठीक है, दुलोन का जन्म 1974 में बांग्लादेश के सिलहट जिले में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में बांग्लादेश के सिलहट जिला में हुआ था। देश के अल्पसंख्यकों पर हमलों से परेशान होकर उसके परिवार ने 1988 में असम में शरण ली थी। ठीक है, सिलचर के दुलोन दास, इसको आपको ध्यान में रखें, जिनको नागरिकता मिल गया है। कौन से, तो सीएए क्या होता है फुल फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोगों को, आने वाले लोगों को मतलब क्या होगा, नागरिकता दिया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, इन सब मुल्क से आने वाले उन सारे ही लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम नहीं होंगे, ध्यान में रखना। हिंदू है, हिंदू अगर मैं बोलूँ तो उसमें बौद्ध और जैन दोनों आते हैं। ठीक है, सिख भी आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, सॉरी, बौद्ध और जैन आते हैं, सिख नहीं आते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए, सबको नागरिकता मिलेगा। ठीक है, केवल किनको नहीं मिलेगा, तो मुसलमानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहना है कि भाई साहब ये जो भी देश है जहां से लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है, सबके सब मुस्लिम बहुल देश है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम को आने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी जो है दुलोन दास, इनको नागरिकता मिल गई है, पहले बांग्लादेशी बने जिनको सीएए के तहत इनको नागरिकता दी गई है। ठीक है, उस पे अत्याचार यहाँ पे बात, कर रहा नागरिकता होगा इसीलिए ना संशोधन सर। अधिनियम कब आया था, तो 2019 में पारित किया गया था। क्या, ये जो वहां से भागा है, अत्याचार कर रहा होगा तभी ना भागा है वहां से बांग्लादेश। तो काहे आदमी आराम से भागता है क्या, अगर आपको कहीं पे कोई तंग नहीं करेगा तो आप काहे छोड़ के भागेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे जब वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसीलिए भागा है। अब कोई आज थोड़ी ना भागा, तो 1988 में ये भागा था। दुलोन दास जो है, ठीक है, बांग्लादेशी सिलचर के रहने वाले थे।
1988 में ही बांग्लादेश छोड़ दिया था। ठीक है, अब जाके उनको नागरिकता मिली है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे सीए का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे 3 देश का चर्चा किया गया है, कभी पूछ सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से आने वाले लोगों को नागरिकता देना है। कौन से लोग आएंगे? तो इसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ईसाई है। ठीक है, कौन नहीं शामिल है? तो इसमें मुसलमान नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें 19वां भारतीय अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय उद्योग परिसंघ का 19वां भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या है? एक भविष्य का निर्माण। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 47 जो है अफ्रीकी देश से हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अफ्रीकी देश जिसको अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, वहां पे टोटल कितने देश है, मतलब हाउ मेनी मेंबर्स इन अफ्रीकन यूनियन। तो एयू की बात करेंगे, उसमें उसमें कितने नेशन का संघ है। अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो उसमें कितने नेशंस का संघ है? तो 55 है। ठीक है, मतलब अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य राष्ट्र है? तो 55 है। ठीक है, और अफ्रीका देश में कितना है, अगर सॉरी अफ्रीका महादेश में कितना है? तो 54 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 55 जो है अफ्रीकन यूनियन में है, और अफ्रीका के महादेश में 54 देश है। ठीक है, एक चीज और भी पूछा जाता है, अभी G20 जो हुआ है, तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो G20 में 19 देश है। G20 में कितने देश है? 19 देश है, 2 यूनियन है। 2 यूनियन में कौन कौन है? तो एक अफ्रीकन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, इस बार ही शामिल हुआ भारत वाले में ही, जब भारत में दिल्ली में हुआ था G20 का सम्मेलन उस समय। एक आपका यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है, और अफ्रीका में सॉरी अफ्रीकन यूनियन में 55 सदस्य कहेंगे, देश कहना उचित नहीं होगा, और अफ्रीका में 54, अफ्रीका महादेश में 54 देश है। ठीक है, तो 19वां भारतीय अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें अफ्रीकन यूनियन के 47 अफ्रीकी देश जो थे इसमें शामिल हुए। ठीक है, बात करेंगे नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। नेपाल भारत को बिजली निर्यात करेगा, समझ रहे हैं। हालांकि वहां पे बिजली का निर्यात, बिजली बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो हमने उनको डेवलप करके दे दिया, वो बनाते हैं और हमसे ही बेचते हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता है हम किसी व्यक्ति को कोई दुकान खुलवा दिए, अब वो काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अब दुकान से जो सामान जो है फिर हम ही को बेच रहा है, तो अच्छी चीज है। ठीक है, भारत ऐसा काम करता है। हालांकि यहाँ पे सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत के द्वारा ही बनाया गया है, और भारत हमसे ही बिजली बेचता है। ठीक है, केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने विदेश मंत्री अर्जुन राणा के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। बैठक में व्यापार संपर्क का बुनियादी ढांचा, क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। नेपाल अपने 12 जल विद्युत परियोजनाओं से बिहार को 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली को क्या करेगा? निर्यात करेगा। ठीक है, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किसके साथ? नेपाल के साथ लगती है। देश भर में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, VBI है, आ जाएगा, क्योंकि बिहार में भी आपको मिल रहा है औद्योगिक शहर। कहाँ पे मिलेगा बिहार में? कहाँ पे बनेगा बताइए? बिहार के कहाँ पे था औद्योगिक पार्क? था ना बिहार में, गया में। ठीक है, ध्यान में रखना है। कहाँ पे? बिहार में एक है। देश में टोटल कितने हैं? 12 है। कितने हैं? देश में टोटल 12 है, बिहार में एक है, यूपी में 2 है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ग्रेटर नोएडा, धोलेरा की तर्ज पर विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रस्तावित 12 औद्योगिक शहरों में 2 आंध्र प्रदेश में और 1 बिहार में बनाया जाएगा। औद्योगिक नगरों की स्थापना का प्रारंभिक कार्य 4 शहरों में किया जाएगा। गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में अरिक, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम। ठीक है, बिहार में कहाँ पे है? गया में। बिहार में गया में है। ठीक है, गया में। डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित एक टास्क फोर्स बनाया गया। ठीक है, अभी 2-3 घटना घटी डॉक्टर के साथ। ठीक है, कोलकाता में कौन सा था? RJK मेडिकल कॉलेज,
जी। तो वहां पे घटना आज घट के गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला से भाई साहब डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं से एक टास्क फोर्स की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर क्या है, दूसरों की जान बचाते हैं लेकिन ये खुद ही सुरक्षित नहीं है। तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स, ठीक है, एनटीएफ का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता में डॉक्टर से दंगी की घटना को भयावह करार देते हुए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य है चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, संरक्षा और कार्य स्थितियों के लिए सिफारिश करना। टास्क फोर्स के सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष आदि शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम अंतिम रिपोर्ट, 3 सप्ताह में अंतिम रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता में जो उम्र डॉक्टरों के साथ जो उम्र दरिंदगी कैद हुई थी, उम्र उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जी, एक उम्र टास्क कैद फोर्स का भी बनाने आदेश के दिया लिए, है सर संजय रॉय को। हाँ ठीक है, हालांकि उसको तो कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन उम्र कैद की सजा मिली है। ठीक है, जी दसवां भारत दसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और एमएसएमई एक्सपो 2024 अभी कहाँ पे लगा, सो इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, वाणिज्य में उद्योग मंत्री कौन है हमारे, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के पीयूष गोयल। प्रगति मैदान में 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और एमएसएमई एक्सपो 2024 को संबोधित किया। इस प्रदर्शनी में लघु एवं मध्यम उद्योग को अपने मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में भारतीय व्यवसायों को नवीनता और उद्यमशीलता की भावना पर प्रकाश डाला गया, जो आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न जो थे मैंने 1 से लेके 20 तक अभी आपको करवा दिए। कल आप लोग क्या करना, इससे आगे 20 41 से 20 से लेके 40। 60 तक है, समाप्त करके आइएगा। ठीक है, हाँ जितने भी है, ठीक है, कितना रह गया है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 20 बचा 20 बचा हुआ है। हाँ यही तक है। ठीक है, 57 तक ही है, तो कल ये करवाऊंगा। उसके बाद ये टॉपिक जो है आपका नेशनल वाला समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे। ठीक है, सर चलिए ऑब्जेक्टिव तो कहाँ ठीक, से मिलते लगाएंगे हैं इसका? कल। आज करंट संख्या बहुत अफेयर। कम थी।